हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद सौरभ में। हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, और आज जो यूरोपीय कंपनी का आगमन का तीसरा क्लास है। इससे पहले जो हम लोगों ने इसका 2 क्लास कर लिया है, और पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कहाँ कहाँ अपनी कोठियों को क्या करा था, स्थापित कर रहा था। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए एक बार फिर से जो है इसको एक बार याद कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो कंपनियां जो भारत में क्या करा था, अपनी कोठी को स्थापित करा था। तो एक बार देख लीजिए फिर से, हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। कहता है ब्रिटिश इंडियन कंपनी जो पहला व्यापारिक कोठी को स्थापित किया वो कहाँ किया था, मसूलीपट्टनम में। आप लोग जानते हैं मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और कहाँ किया था, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कब किया था, 1611 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आपको पता है मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो भारत के पूर्वी तट पे। कहाँ, भारत के पूर्वी तट पे। और ये क्या है, भारत के पश्चिमी तट। और हम आपको बताएं कि भारत के पूर्वी तट का दूसरा नाम ही पूछता है, तो भारत के पूर्वी तट का दूसरा नाम क्या है, तो भारत जो पूर्वी तट का दूसरा नाम है वो है कोरोमंडल तट। क्या होता है आपको, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और भारत के पश्चिमी तट का दूसरा नाम क्या है, तो वो है मालाबार तट। वो क्या है, मालाबार तट। ये हम आपको बताए थे। उसके बाद हम आपको बताया कि इन्होंने जो ब्रिटिश ने कंपनी जो दूसरी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था वो सूरत में 1913 ईस्वी में स्थापित किया था। और सूरत को ही इन्होंने जब ब्रिटिश इंडियन कंपनी की मुख्यालय बनाई थी। इन्होंने क्या देखिए, गुजरात का क्षेत्र है और यहाँ क्या पड़ता है, सूरत। इन्होंने कब किया था, 1613 ईस्वी में। कब, 1613 ईस्वी में जो है सूरत में व्यापारिक कोठी को किया था, और सूरत को ही क्या किया था, अपना मुख्यालय बनाया था। कभी उन्होंने जो अपना तीसरा व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था वो क्या था, उड़ीसा में। उड़ीसा में कब किया था, 1633 ईस्वी में। और कभी कभी जो है यह भी पूछा है कि उड़ीसा के किस स्थान पे किया था, तो यह जो उड़ीसा के बेलासौर नामक स्थान पे किया था। कब किया था, उड़ीसा के बेलासौर। कहाँ किया था, उड़ीसा के बेलासौर नामक स्थान पे किया था। उसके बाद हम आपको बताया था कि फ्रांसीसी डे नाम का एक अंग्रेज था जो मद्रास के स्थानीय राजा यानी चंद्रगिरी से जो है वह मद्रास को जो है 1639 ईस्वी में, कब, 1639 ईस्वी में पट्टे पे लिया था। और 1640 ईस्वी में, अब क्या कहता है, 1640 ईस्वी में 1640 ईस्वी मद्रास की किलेबंदी की। और उस किले का क्या नाम रखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। उस किले का क्या नाम रखा था, वो रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या रखा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और अगर कभी कभी आपके एग्जाम कभी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम पूछता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, तो वो कहाँ है, तो वह मद्रास में स्थित है। कहाँ है, मद्रास में स्थित है। कहता है कि मद्रास का जो है शहरीकरण जो है किसने किया था, वो फ्रांसीसी डे ने किया था। इसीलिए जो फ्रांसीसी डे को जो है क्या कहा था, मद्रास का संस्थापक कहता है। कभी कभी जो आपसे एग्जाम में पूछता है कि मद्रास का संस्थापक कौन है, तो वो कौन था, तो फ्रांसीसी डे। ठीक है, यहाँ तक हम आपको बताया था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि इन्होंने जो है बंगाल में अपनी जो कोठी को स्थापित किया वो कब किया था, 1651 ईस्वी में। और कहाँ किया था, तो ये जो किया था हुगली नदी किनारे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ किया था, हुगली नदी किनारे। देखिए मतलब बंगाल की, देखिए बंगाल तो अब 2 भागों में बट गया है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और जबकि पश्चिमी बंगाल जो वो क्या है, भारत का हिस्सा है। तो ठीक है, देखते हैं बंगाल में जो कोठी का स्थापित किया था वो क्या था, 1651 ईस्वी में। कहाँ क्या था, तो हुगली नदी पर। कहाँ क्या था, हुगली नदी किनारे स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता बंगाल की किस नदी पर स्थापित किया था, तो वो क्या था, हुगली नदी किनारे। ठीक है। उसके बाद हम आपको बताए थे कि कैथरीन की शादी ने, पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन की शादी जो ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हो जाती है। देखिए देख लीजिए क्या था, कैथरीन की शादी किनसे हुआ था, चार्ल्स द्वितीय से। ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय की शादी जो है कैथरीन की शादी पुर्तगाली की राजकुमारी थी। उनकी शादी कब हुआ था, 1661 ईस्वी में। और इनको मुंबई में थी, दहेज में क्या मिला था, इनको दहेज में जो है मुंबई मिला था। और यह मुंबई के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ उनको व्यापार करने के लिए दे देते थे। और 10 पाउंड वार्षिक दर से इनको क्या मिलता था, किराया मिलता था। यानी इन्होंने कहा, ब्रिटिश इंडियन कंपनी को कहा कि आप जो है मुंबई में व्यापार करिए और हमको जो है 10 पाउंड वार्षिक दर से क्या करिए, किराया देते रहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि इस बार इसको मिटा देते हैं। कल का क्लास नहीं हो पाया था आप लोगों को, क्योंकि जहाँ से हम आपका क्लास लेते हैं या जहाँ से हम पढ़ाते हैं वहाँ जो बगल में कुछ कल फंक्शन था, जिसके कारण जो साउंड की आवाज़ जो बहुत काफ़ी आ रही थी और जो क्लास लेने में क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए आपको क्लास नहीं हो पाया था। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, जो फ्राइडे का क्लास नहीं होता वो आपको जो है कल संडे को क्लास करा दिया जाएगा।
चलिए एक बार फिर से एक बार देखते हैं इसको। हम आपको क्या बताया था कि इन्होंने जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी जो पहला मुख्यालय कहाँ बनाया था, बनाया था सूरत को, ठीक है। कहाँ बनाया था? सूरत को। कब इसकी स्थापना की, कब की कोटी की? 1683 में। और इन्होंने जो पहला मुख्यालय बनाया था हम आपको ये बताएं। और उसके बाद जो ब्रिटिश इंडियन कंपनी क्या किया कि जब देखा कि यहाँ जो व्यापार करने लगा मुंबई में, जब इनको क्या मिला, वो मुंबई में व्यापार करने के लिए अधिकार मिला, तो इन्होंने जो है सब 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में अपने मुख्यालय को, जो सूरत में अपने मुख्यालय बनाया था, इसने जो अपने मुख्यालय का जो है वो कहाँ लेके चला है? वो मुंबई लेके चला है। कहाँ लेके चला है? मुंबई लेके चला है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूरत के स्थानांतरण करने के पश्चात, जो कहता है ब्रिटिश इंडियन कंपनी के जो मुख्यालय के सूरत से स्थानांतरण करने के पश्चात जो है कहाँ जो है अपने मुख्यालय का स्थापना किया था, तो वो कहाँ किया था? मुंबई में किया था। और कब किया था? तो 1687 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा जो है हम लोग इसके बाद जो कंपनी आई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश इंडिया कंपनी और फ्रांसिस इंडिया कंपनी, उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पहुंच गए हैं 1687 तक। और आप लोग जानते हैं कि डच जो है 1602 में, डेनिश 1616 में, फ्रांसिस 1664 में भी आ चुके हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। उसमें ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है, उसमें बस 2-3 पॉइंट्स याद रखना है। वो याद रखना है कि भारत बहुत सारी कंपनीज कब आई थी, उसने अपने पहले व्यापारिक कोठी का स्थापना किया है, कब किया था, उसकी मतलब उस कंपनी की स्थापना किसने किया था। बस इसके 2-3 पॉइंट्स है जिसमें आपको पढ़ना है। लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट ज़्यादा पढ़ना है। उसमें यह पढ़ना है कि इनके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो है एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग कर्नाटक युद्ध से नाम से जानते हैं। और कर्नाटक युद्ध के जानते हैं, अब कर्नाटक युद्ध जो है वो 3 बार हो चुका है। पहला 1746 से 48 से, दूसरा था 54 से, जो दूसरा जो था वो था 49 से 54, और जो तीसरा था वो हुआ था 56 से 63। तो इसके बारे में जो हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए इसको। कहता है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पश्चात जो दूसरी कंपनी भारत आई थी, वो आई थी, कौन आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और डच इंडिया कंपनी जो है वो 1602 ईस्वी में भारत आई थी। और कहता है कि प्रथम डच यात्री कौन आए थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, तो वो आए थे कार्नेलिस डी, उनका नाम था कार्नेलिस डी हॉटमैन। क्या नाम था उनका? कार्नेलिस डी हॉटमैन, ठीक है। जो भारत के सबसे पहले जो है 1596 ईस्वी में आए थे, और यह जो है भारत के सुमात्रा द्वीप पे आए थे। कहाँ थे? सुमात्रा द्वीप पे आए थे। आपसे जरूर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है कि भारत आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे, तो वो कौन थे? कार्नेलिस डी हॉटमैन। और यह कब आए थे? तो ये आए थे 1596 ईस्वी में। और कहाँ आए थे? तो ये जो आए थे वो आए थे सुमात्रा द्वीप पर आए थे, ठीक है। कहता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहला अपने व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था, वो किया था 1609 ईस्वी में। कहाँ किया था? 1609 ईस्वी में। और इन्हें जो पहला व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था वो किया था मसूलीपट्टनम में ही, जहाँ ब्रिटिश इंडिया कंपनी पहला व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था, ठीक है। यानी कहाँ किया था इसमें? पहला मसूलीपट्टनम में, ठीक है। उसके बाद जो है कहता है, उसके बाद जो डच इंडिया कंपनी के पश्चात जो दूसरी कंपनी भारत आई थी, वो आई थी डेनिश इंडिया कंपनी, यानी डेनमार्क वाले। कहते हैं डेनिश इंडिया कंपनी जो भारत में 1616 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1616 ईस्वी में आई थी। और डेनिश इंडिया कंपनी जो पहला अपने व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था, वो क्या था? ट्रावनकोर में। और आप लोग जानते हैं ट्रावनकोर कहाँ पर था? तो ट्रावनकोर जो है वह तमिलनाडु का हिस्सा। कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पर था? ट्रावनकोर। ट्रावनकोर। इन्होंने डेनिश इंडिया कंपनी जो भारत में सर्वप्रथम अपने जो कोठी खोले थे, वो कहाँ खोले थे? ट्रावनकोर में। और ये जो खोले थे वो खोले थे 1620 ईस्वी में। कब खोले थे? 1620 ईस्वी में। और इन्होंने जो दूसरी व्यापारिक कोठी को स्थापित किया था वो क्या था? श्रीरामपुर में। और आप लोग जानते हैं श्रीरामपुर कहाँ पड़ता है? तो श्रीरामपुर जो है वह महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, यानी यहाँ पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है? श्रीरामपुर। आपको अभी देखने का मतलब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको समझिए। और हम आपको जिस तरह से लास्ट में आपको सारे पॉइंट्स लिखा रहे थे उसी तरह से आपको फिर से लिखाया जाएगा। फिलहाल आप इसको समझिए। क्या बताया आपको? इन्होंने दूसरे व्यापारिक कोठी का कहाँ स्थापित किया था? वो क्या था? श्रीरामपुर में। कहता है कि डेनिश इंडिया कंपनी जो है भारत में मसाले से ज़्यादा जो है ये लोग जो यहाँ पे नील एवं सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। किसका करते थे? नील एवं सूती वस्त्र का व्यापार करते रहते थे। कहता है कि डेनिश इंडिया कंपनी जो है 1845 ईस्वी में
अंग्रेजों के बढ़ते दबाव के कारण 1845 ईस्वी में जो है ये अपने सारे व्यापार सामग्री को जो है अंग्रेजों के हाथों बेचकर ये अपने देश वापस डेनमार्क चले गए। देखिए यहाँ पर करता क्या था, अंग्रेज जो है इन सारे जो छोटे छोटे व्यापारी जो आए थे बाद में उन सब पे क्या करता था, बहुत ही दबाव बनाता था कि तुम यहाँ पे मतलब व्यापार नहीं करो, या बहुत सारे उनको तंग करता था। इसलिए जो है 1845 ईस्वी में डेनिश इंडिया जो कंपनी थी वह अंग्रेजों के हाथ अपने सारे व्यापारिक सामग्री को क्या कर दिया, बेच दिया और वापस कहाँ चला गया, तो वो चला गया डेनमार्क। ठीक है, कहता है इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग कौन कौन सा पढ़े, इसके बाद डेनिश कंपनी कौन पाए थे, फ्रांसीसी कंपनी। कहता फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत कब आई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत जो है 1664 ईस्वी में भारत आई थी। कहता फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत जो है लुई 14वां के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, लुई 14वां के शासनकाल में आई थी। और लुई 14वां के शासनकाल में उसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था उसका, कोलबर्ट। क्या नाम था उसका, कोलबर्ट नाम था। और कोलबर्ट ने ही जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या क्या था, स्थापना किया था। ठीक है, कहता है कि 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन नाम का एक फ्रांसीसी, कौन था, फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन नाम का एक फ्रांसीसी जो है वह जो क्या क्या यहाँ पे एक तमिलनाडु में एक एरिया पड़ता है जिसको बोलता है वार्निकोंडापुरम। क्या बोल जाता है, वार्निकोंडापुरम है। उनके एक राजा थे जिसका नाम था शेर खालूदी। क्या है, शेर खालूदी, शेर खालूदी। कहता है वही जो है फ्रैंको मार्टिन जो है शेर खालूदी से जो है उनका जो एक क्षेत्र जो है क्या पड़ता है, एक छोटा सा क्षेत्र पुडुचेरी, जहाँ देखिएगा तमिलनाडु में क्या पड़ता है, पुडुचेरी। और पुडुचेरी के क्या कहता है 1673 इसमें क्या क्या था, उन्होंने क्या कहता है पट्टे पे लिया था या किराए पे लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या किया, और 1773 ईस्वी में जो है फ्रांसीसियों ने अपना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय बनाया था वो कहाँ बनाया था, पुडुचेरी को बनाया था। किसको बनाया था, कहाँ बनाया था, पुडुचेरी। ये क्वेश्चन पूछता है आपको कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक मुख्यालय कहाँ बनाया था, या व्यापारिक कोठी का मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो वो कहाँ बनाया था, तो वो बनाया था पुडुचेरी में। ठीक है, इसको याद रखना है। कहता है कि फ्रैंको मार्टिन के शासनकाल में ही जो है पुडुचेरी की क्या हुआ, विकास होने लगा। इसलिए जो है फ्रैंको मार्टिन को जो है वो पुडुचेरी का संस्थापक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि पुडुचेरी का स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, इसको याद रखना आपको। उसके बाद जो कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो है एक भयानक युद्ध हुआ था। वो हुआ था कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक 3 युद्ध हुआ था, अभी हम आपको बताए थे। और ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, यह वास्तविक में जो है वह भारत का हिस्सा नहीं था। वो कहाँ का हिस्सा था, तो वह यूरोप महादेश का हिस्सा। ये लोग जो है अपने ही देश में लड़ते थे। और इसका जो प्रभाव है वो भारत में देखने को मिला था, क्योंकि जो है वह भारत में भी अंग्रेज पहुंच चुके थे और फ्रांसीसी पहुंच चुके थे। जब ये लोग जो है अपने देश में लड़ते थे तो यहाँ भी क्या होते थे, फ्रांसीसी जो अंग्रेजी जो क्या करते थे, आपस में लड़ने लगते थे। और ये जो लड़ते थे वो कहाँ लड़ते थे, वो कर्नाटक में लड़ते थे। इसीलिए इस युद्ध को क्या कहा जाता है, कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। तो चलिए कर्नाटक युद्ध के बारे में हम जानते हैं। कर्नाटक युद्ध के हुआ है तो 3 गो। इस चित्र का नाम से उठा लेते हैं हम। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था कर्नाटक का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, 1746 हुआ था, 1746 से लेकर 48 ईस्वी तक। कहता है कर्नाटक के प्रथम युद्ध को जो है वह उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उत्तराधिकारी का युद्ध किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, कर्नाटक के प्रथम युद्ध को। यह कब से कब हुआ था, तो 1746 से लेकर 48 तक। ठीक है, कहते हैं यह कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध इसलिए कहा जाता है कि यह जो है यह ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण हुआ था। कहा जाता है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है ये अंग्रेजी और फ्रांसीसी क्या आपस में लड़ने लगते थे, और इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। पर इसीलिए जो है वह कर्नाटक के प्रथम युद्ध को क्या कहा जाता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध जो है वह 1749 ईस्वी में, कब, 1748 ईस्वी में जो है एला सापेल की संधि, किसके साथ है, एला सापेल
एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेरी आई है, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो वो हुआ था एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो वो हुआ था एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और कब हुआ था, 1748 में, उसको याद रखिएगा। तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था, जो दूसरा कर्नाटक जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1749 से लेकर, कब, 1749 से लेकर 1754 के बीच, तो वो 1749 से लेकर 1754 के बीच। और इस युद्ध में जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों और फ्रांसीसी के स्थानीय शासन के कारण हुआ था। क्या हुआ था, स्थानीय शासन, स्थानीय उनके मध्य जो है स्थानीय शासन क्या करते, लोग अपन में क्या हस्तक्षेप करते थे, उनके मतलब व्यापार में ये मतलब कुछ बाधा डाल देते थे, या फ्रांसीसी के व्यापार में अंग्रेज बाधा डाल देते थे। इस कारण दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है वह कब से कब चला था, 1749 से लेकर 1754 ईस्वी से चला था। और यह युद्ध जो है वह समाप्त हुआ था, वह पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसकी चर्चा पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछे कि कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, पुडुचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, वो हुआ था एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1749 से लेकर 1754 के बीच। उसके बाद जो तीसरा युद्ध आता है वह था कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध आपको नहीं दिख रहा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध ये जो हुआ था वो था 1756 से लेकर 1763। और इस युद्ध को कर्नाटक के तीसरा युद्ध को जो सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि सप्तवर्षीय युद्ध किसे कहा जाता है, वो कर्नाटक के तीसरा युद्ध को कहा जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1756 से लेकर 63 ईस्वी तक, यानी आप जोड़ दिए 713, यानी 7 वर्ष। इसलिए कर्नाटक के तीसरा युद्ध को जो है वह सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और यह कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वह पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पेरिस की संधि के तहत क्या हुआ था, यह समाप्त हुआ था। यहाँ पे एक चीज हम आपको बताना भूल गए कि कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था, कर्नाटक का यह जो प्रथम युद्ध हुआ था वह इसमें जो है फ्रांसीसी की तरफ से लड़ रहे थे, उसमें जो मेन जो सेना के नेतृत्व थे वो थे, कौन थे, डुप्ले। कौन थे, डुप्ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन था, डुप्ले, यानी फ्रांसीसी की तरफ जो मतलब फ्रांसीसी क्रांति के जो फ्रांसीसी सेना के जो गवर्नर थे कौन थे, डुप्ले थे। और अंग्रेजों की तरफ कौन थे, तो वो थे मोर्स, उनका नाम था मोर्स। और दूसरे जब युद्ध में आए तो दूसरे कर्नाटक युद्ध आया था वो डुप्ले नहीं थे, वो डुप्ले की जगह पे आ गए थे बोर्डेव। कौन आ गए थे, बोर्डेव। बाकी अंग्रेज हुए थे और इसके बाद में फिर वही रह गए। ठीक है, तो यह हो गया आपका कर्नाटक का युद्ध। और उसके बाद जो है अब हम लोग इसके अभी एक इसके बाद एक हम लोग का चैप्टर पढ़ना है, वो पढ़ना है, इसका नाम प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है उसमें थोड़ा सा भी 15-20 मिनट का भी क्लास है, उस जो है आपको जो है कल संडे को करवा देंगे। और उसके बाद जो है प्लासी के युद्ध के बाद जो आप लोग का स्टार्ट होगा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और इसका जो है हम लोग क्वेश्चन मतलब इसका जो पॉइंट्स देख लेते हैं कि कहाँ से एग्जाम पूछा जाता है और किस तरह से हम लोग को इसको लिखना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक रखने दीजिए। उसके बाद देखिए इसका नोट्स आप। तो ये सारे पॉइंट्स बनते हैं, और भी पॉइंट्स हैं, पहले आप इसको कुछ समझिए, सारे पॉइंट्स को पहले आप समझिए, फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट्स है हम आपको लिखाएंगे। ठीक है, हम अभी आपको क्या होता है, अंग्रेजों ने पहला मुख्यालय अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय कहाँ किया था, 1687 में कहाँ से कहाँ किया था, तो सूरत से कहाँ कर लिया था, मुंबई स्थानांतरित कर लिया था। वहाँ पे आपको बताया था उस समय कि अंग्रेजों ने जो अपना पहला मुख्यालय जो है सूरत को बनाया था और उसको जो है 1687 से सूरत से कहाँ स्थानांतरित कर लिया था, वो कर लिया था मुंबई स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, उसके बाद आपको बताया कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था, वो था कार्नेलिस डी हॉटमैन। था कार्नेलिस डी हॉटमैन। और यह जो है 1596 ईस्वी में, कहा 1596 ईस्वी में कहा था, भारत के सुमात्रा द्वीप पर आया था। ठीक है, ये भी हम आपको बता चुके हैं
देखिए हम आपके यहाँ ये नहीं लिखे हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई थी। ये हम आपको पहले ही जब यूरोपीय कंपनी स्टार्ट हुई थी उसी से मैं आपको सीरीज में लिखा दिए थे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश कब आई थी, डच कब आई थी, डेनिश कब आई थी, ये सारे हम आपको पॉइंट्स लिखा दिए। इसलिए जो हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, हमने सीधा आपको यहाँ ये लिखा दिए कि भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था और यह कब आया था और यह कहाँ आया था। ठीक है, तो अब देख लिए भारत पहला डच यात्री कौन आया था, तो वो आया था कॉर्नेलियस डी हॉटमैन। वो कब आया था, 1596 ईस्वी में, और कहाँ आया था, सुमात्रा द्वीप आया था। ठीक है, तो डचों ने अपने जो पहला व्यापारिक कुटीर खोला था वो कहाँ कब खोला था, 1609 ईस्वी में। कहाँ खोला था, मसूलीपट्टनम में खोला था। डचों ने जो अपने पहले व्यापारिक कुटीर खोला था वो कहाँ खोला, मसूलीपट्टनम में। और कब खोला, 1609 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएं कि डेनिश इंडिया कंपनी जो पहला अपने व्यापारिक कुटीर खोला था कहाँ खोला था, 1609 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर में खोला था। ये भी हम आपको बताए हैं। उसके बाद हम आपको बताए थे, और इन्होंने जो अपना दूसरे व्यापारिक कुटीर खोला था वो 1676 ईस्वी में खोला था। और इन्होंने जो 1676 में अपने व्यापारिक कुटीर खोला था वो कहाँ खोला था, श्रीरामपुर में। और श्रीरामपुर में आपको बताया था कि ये कहाँ पड़ता है, तो वह महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताया था कि डेनिश ने कंपनी ने अपनी व्यापारिक सामग्री को जो है 1845 ईस्वी में क्या किया, 1845 ईस्वी में अंग्रेजों के हाथों बेचकर क्या किया, पर वापस देश अपना डेनमार्क चला गया, है ना, हम आपको ही बताए हैं। उसके बाद हम आपको बताएं कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जो किसके शासनकाल में हुई है, लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी। और इसके एक मंत्री थे जिसका क्या नाम था, कोलवर्ट। ठीक है, हम आप पे लिख दिए हैं कि एक मंत्री जो कोलवर्ट जो है इस कंपनी की स्थापना क्या थे, यानी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसने किया था, तो कोलवर्ट ने। ठीक है, यहाँ आप देखिए हमें भी नहीं लिखा है कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई, तो वो 1664 में, जो आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद हम आपको लिखाए हैं इसने अपना जो पहला व्यापारिक कुटीर को स्थापित किया था वो किया था 1668 ईस्वी में सूरत में। और इसने जो दूसरा व्यापारिक कुटीर को स्थापित किया था वो क्या था, 1669 ईस्वी में, कहा, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो ये कितना पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स बने हैं, आप इसको लिखिए, तब तक और भी पॉइंट्स हैं आपको लिखाते हैं, या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। और कुछ ये पॉइंट्स बनते हैं जो हम आपको अभी स्टोरी की तरह बताए थे, तो जिसको भी देख लीजिए। हम क्या बताएं कि फ्रैंको मार्टिन ने क्या कहते हैं, फ्रैंको मार्टिन ने बालिकुंडपुरम कहाँ बताया था, बालिकुंडपुरम कहाँ पड़ता है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। बालिकुंडपुरम के राजा शेर खान लोधी से जो क्या कहता है 1773 इसमें क्या क्या था, पुडुचेरी लिया था। किसको लिया था, पुडुचेरी को लिया था और किराए पर लिया था, और इसको क्या कहता है, शहरीकरण किया था। इसलिए फ्रैंको मार्टिन को क्या कहा जाता है, पुडुचेरी का क्या कहता है, संस्थापक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फ्रैंको मार्टिन को जो है पुडुचेरी का क्या कहा जाता है, संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते थे कर्नाटक युद्ध के बारे में। कहता है कर्नाटक का युद्ध जो है पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो वो था 1746 से लेकर 48 ईस्वी तक। और कर्नाटक के प्रथम युद्ध की क्या कहा जाता है, तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1748 ईस्वी में। किसके साथ संधि था, तो वह एला सापेल की संधि था। किसके साथ, एला सापेल की संधि का समाप्त हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मतलब काफी क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे, इसमें फ्रांसीसी गवर्नर जिसमें जो लड़ाई जब हो रहा था इसमें फ्रांसीसी गवर्नर कौन लड़ रहे थे, जिसमें लड़ रहे थे डुप्ले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन थे उसमें, कर्नाटक प्रथम युद्ध में डुप्ले। और अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो वो थे मोर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आपको बता दें कर्नाटक के दूसरे युद्ध के बारे में। और कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब हुआ, तो 1754 से लेकर 1749 से लेकर कब हुआ, 1754 ईस्वी तक। और इसे क्या करते हैं, यह युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के स्थानीय शासन में क्या हुआ था, हस्तक्षेप के कारण हुआ था। हम लिख दिए यह युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य स्थानीय शासन में हस्तक्षेप के कारण हुआ था। और यह युद्ध जो है 1755 ईस्वी में पुडुचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये भी वह काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पुडुचेरी संधि के तहत समाप्त हुआ था। और इसमें जो है इस बार जो है फ्रांसीसी गवर्नर के जो डुप्ले जो थे कर्नाटक प्रथम युद्ध में जो है, और इसमें कौन आगे थे, तो इसमें जो आगे थे तो वो आगे थे गोडेहू। सॉरी हम डुप्ले लिखा गया, आप लिख लीजिएगा गोडेहू। कौन आगे थे, गोडेहू। दूसरे कर्नाटक में कौन आगे थे, गोडेहू। ठीक है,
उसके बाद हम आपको कर्नाटक तीसरे युद्ध के बारे में, तो कर्नाटक युद्ध तीसरा युद्ध कब से कब हुआ? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी युद्ध तक। और इसे क्या कहा जाता है? इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। और यह युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? और यह युद्ध जो है पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो वो हुआ था पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये सारे पॉइंट्स आज के बनते हैं जो हम आपको एक स्टोरी की तरह से बताए थे। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, आप इसको याद रखिए और इसको हमेशा रिवीजन करते रहिए। और आज जो 20 तारीख है जो आपको बताया था कि बिहार दरोगा का टारगेट बैच आने वाला है, दरअसल वो टारगेट बैच जो आज सैटरडे है तो इसलिए आज नहीं आ पाएगा। वो आपको जो है किससे कब से? मंडे से आज बिहार दरोगा टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसमें जो है हम जो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाते हैं उसमें आपको इस तरह से नहीं लिखाया जाएगा, उसका जो आपको PDF मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या दिया जाएगा? PDF दिया जाएगा। और बस आपको PDF से पढ़ना है, आपको जिस तरह से पॉइंट्स इस तरह से पहले समझाते हैं उससे समझाया जाएगा। और आपको कहाँ से इसमें नोट्स प्राप्त करना है? तो PDF से। और यह PDF जो आपको मिलेगा वह मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल से, सर्च करिएगा GS विथ सौरभ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा तो आपको जो बिहार दरोगा जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा उसका PDF जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो तब तक के लिए आज हम यहीं पर रहने देते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। और जिनको भी है मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एग्जामिनेशन जो अभी इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरू बार जब वो कंपटीशन में मतलब प्रवेश करते हैं या घुसते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको क्या पढ़ना है। तो इसलिए जो है ये सब सारे वीडियोज़ है उनके पास में भेजिए जो इस बार जो है मतलब जो इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं। तब तक के लिए यहीं पर आने देते हैं, तो हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।